तो आज हमारे सामने है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का सितंबर 2025 का न्यूज़लेटर। इसे पहली नज़र में देखें तो ये सिर्फ आरबीआई और सेबी के सर्कुलर्स का एक कलेक्शन जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर थोड़ा गौर से देखें ना तो एक कहानी उभरती है। एक तरफ सिस्टम को सुरक्षित बनाने की कोशिश है और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी से इसे मतलब आम लोगों के लिए ज्यादा तेज बनाने की होड़। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये एक तरह की रस्साकशी है। रस्साकशी। हाँ, एक तरफ रेगुलेटर का डर है कि कहीं चीजें बहुत तेजी से आगे ना बढ़ जाएं, कोई नया रिस्क ना आ जाए, और दूसरी तरफ इनोवेशन की ताकत है जो बैंकिंग को हर किसी की उंगलियों तक लाना चाहती है। अच्छा, तो आज की चर्चा का मजा इसी में है कि हम देखेंगे कि रेगुलेटर इस रस्साकशी को कैसे मैनेज कर रहा है। तो चलिए इसी संतुलन की कहानी को पॉलिसी और रेगुलेशन से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 5.50% पर ही रखा है। कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं। मुझे ये थोड़ा हैरान करने वाला लगा क्योंकि बाजार में उम्मीद थी कि शायद ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया जाएगा। क्या आरबीआई जरूरत से ज्यादा सतर्क हो रहा है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। रेपो रेट को स्थिर रखना आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा सिग्नल है। अच्छा, मतलब एक तरफ दुनिया भर के सेंट्रल बैंक दरों में कटौती का सोच रहे हैं, वहीं आरबीआई का रुकना दिखाता है कि उनकी असली चिंता अभी भी महंगाई है। महंगाई, खासकर खाने पीने की चीजों की। बिल्कुल। तो ये एक तरह से ग्रोथ को थोड़ी देर के लिए किनारे रखकर पहले सिस्टम में स्थिरता लाने की कोशिश है। तो इसका मतलब है कि निकट भविष्य में लोन शायद ही सस्ते होंगे। सीधी बात तो यही है। आरबीआई कह रहा है हम ग्रोथ चाहते हैं लेकिन बेतहाशा महंगाई की कीमत पर नहीं। और इसी में वो बाकी रेट्स भी आते हैं, एसडीएफ और एमएसएफ। हाँ, जो 5.25% और 5.75% पर हैं। ये तो वो कॉरिडोर बनाते हैं जिसके अंदर बैंक आपस में पैसों का लेन देन करते हैं, ना? एकदम सही। तंची स्थिर रहने का मतलब है कि आरबीआई बैंकों को कोई नया सरप्राइज नहीं देना चाहता। बिल्कुल। एसडीएफ मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वो रेट है जिस पर बैंक अपना फालतू पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। और एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो इमरजेंसी रेट है जिस पर बैंक आरबीआई से ओवरनाइट उधार लेते हैं। इस पूरे कॉरिडोर को स्थिर रखकर आरबीआई ये पक्का कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी को लेकर कोई घबराहट ना हो। तो ये स्टेबिलिटी वाली कहानी का पहला अध्याय है, कह सकते हैं। चलिए स्टेबिलिटी से अब स्पीड पर आते हैं। एक बदलाव जो सीधे तौर पर करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगा वो है चेक क्लियर करने का तरीका। हाँ। अब ये बैच प्रोसेसिंग से हटकर कंटिन्यूअस क्लियरिंग पर जा रहा है। एक मिनट, कंटिन्यूअस क्लियरिंग मतलब अब मुझे अपना चेक क्लियर होने के लिए अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ये तो छोटे व्यापारियों के लिए गेम चेंजर हो सकता है जिनकी पूरी कैश फ्लो साइकिल इसी पर टिकी होती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। इसे ऐसे समझिए, पहले चेक क्लियरिंग एक स्कूल बस की तरह थी। अच्छा, जो दिन में बस एक दो बार तय समय पर चलती थी। अगर आपकी बस छूट गई तो आपको अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था। हाँ सही बात है। अब कंटिन्यूअस क्लियरिंग के साथ ये एक टैक्सी सर्विस की तरह हो गया है। जैसे ही आपका चेक सुबह 10 बजे के बाद बैंक में आया, वो अपनी मंजिल मतलब क्लियरिंग हाउस की ओर निकल पड़ेगा। वाओ! और शाम 7 बजे तक कंफर्मेशन भी मिल जाएगा? हाँ, शाम 7 बजे तक। और ये 2 फेज में लागू हो रहा है, 4 अक्टूबर 2025 और 3 जनवरी 2026 से। ये तो वाकई में यूपीआई की स्पीड को पारंपरिक बैंकिंग में लाने जैसा है। मुझे याद है एक जमाना था जब आउटस्टेशन चेक क्लियर होने में हफ्तों लग जाते थे। ओहो, हाँ। उस लिहाज से देखें तो शाम 7 बजे तक कंफर्मेशन मिलना किसी जादू से कम नहीं है। ये दिखाता है कि हमारी बैंकिंग की बुनियाद कितनी बदल गई है। यहाँ स्पीड और एफिशिएंसी को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन जहाँ स्पीड आती है वहाँ रिस्क भी आता है। बिल्कुल आता है। शायद इसीलिए को-लेंडिंग अरेंजमेंट्स को लेकर नियम कड़े किए गए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी था। नए नियमों के मुताबिक हर लेंडर को लोन का कम से कम 10% हिस्सा अपनी बैलेंस शीट पर रखना होगा। ये क्यों जरूरी हो गया? क्या बैंक और एनबीएफसीज की पार्टनरशिप में कुछ ज्यादा ही आक्रामक रवैया दिख रहा था? आपने नब्ज पकड़ ली है। को-लेंडिंग का मॉडल बहुत अच्छा है। बैंक के पास सस्ता पैसा है और एनबीएफसीज के पास ग्राहकों तक पहुंच। लेकिन रेगुलेटर ने देखा कि कुछ मामलों में एनबीएफसीज सिर्फ लोन बांटने वाली एजेंसी बनकर रह गई थीं और सारा का सारा रिस्क बैंकों पर आ रहा था। अच्छा। अब आरबीआई कह रहा है अगर आप लोन दे रहे हैं तो आपको भी उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखना होगा। मतलब जब आपकी अपनी पूंजी दांव पर होती है ना, तो आप लोन देने में ज्यादा सावधानी बरतते हैं। मतलब स्किन इन द गेम वाला सिद्धांत। बिल्कुल। और वो 5% डिफॉल्ट लॉस गारंटी की सीमा भी इसी का हिस्सा है। हाँ, और इसके अलावा एक और बहुत जरूरी नियम जोड़ा गया है,
बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। वो क्या है? मतलब अगर कल को बैंक और एनबीएफसीज की पार्टनरशिप टूट जाती है तो ग्राहक का क्या होगा, उसे अपनी ईएमआई कहाँ भरनी है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी सवाल है। तो ये प्लान सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को लोन चुकाने तक बिना किसी रुकावट की सेवा मिलती रहे। यहाँ रेगुलेटर फिर से स्टेबिलिटी और ग्राहक सुरक्षा को स्पीड से ऊपर रख रहा है। तो ये तो हुआ पॉलिसी का संतुलन। अब उस दुनिया में चलते हैं जहां ये संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जाहिर है बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की होगी। आरबीआई की एक कमिटी ने फ्री एआई नाम का एक फ्रेमवर्क दिया है। फ्री एआई? क्या ये सिर्फ एक और बज़वर्ड है या इसमें कुछ ठोस है? नहीं, ये सिर्फ बज़वर्ड नहीं है। ये एक तरह का संविधान है कि भारत का फाइनेंशियल सेक्टर एआई को कैसे अपनाएगा। अच्छा। इस फ्रेमवर्क की सबसे आकर्षक चीज हैं इसके 7 सूत्र। ये सिर्फ टेक्निकल गाइडलाइंस नहीं है, ये नैतिक सिद्धांत हैं। जैसे एक सूत्र है लोग पहले, यानी पीपल फर्स्ट। इसका मतलब है कि एआई का इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए जिससे ग्राहकों को फायदा हो, ना कि उन्हें किसी एल्गोरिदम का गुलाम बना दिया जाए। और एक सूत्र निष्पक्षता और समानता का भी है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एआई तो उसी डेटा पर सीखता है जो हम उसे देते हैं। बिल्कुल। अगर हमारे डेटा में कोई भेदभाव है तो एआई उसे और बढ़ा सकता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। सोचिए, एक एआई मॉडल को लोन एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए ट्रेन किया गया। अगर पुराने डेटा में किसी खास इलाके के लोगों को कम लोन मिले हैं, तो एआई ये सीख सकता है कि उस इलाके के लोग रिस्की हैं और भविष्य में उन्हें लोन देने से मना करने लगेगा। हाँ, भले ही एप्लीकेंट की प्रोफाइल अच्छी क्यों ना हो। ये फ्री एआई फ्रेमवर्क इसी तरह के खतरों से बचाने के लिए एक नैतिक कंपास की तरह काम करेगा। तो इनोवेशन को बढ़ावा देना है, लेकिन जिम्मेदारी की शर्त पर। बिल्कुल। और इसी इनोवेशन का एक छोटा लेकिन बहुत काम का उदाहरण है रिटेल डायरेक्ट स्कीम में ऑटो बिडिंग की सुविधा। हाँ। अब आम लोग भी ट्रेजरी बिल्स यानी टी बिल्स में सिस्टमैटिक तरीके से निवेश कर पाएंगे। ये निवेश को और आसान बनाने की दिशा में कदम है। जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है। बिल्कुल, ये म्यूचुअल फंड की एसआईपी की तरह है, लेकिन सरकारी सिक्योरिटीज के लिए। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। आप टेक्नोलॉजी की मदद से मार्केट को सबके लिए खोल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, पर क्या इससे उन छोटे निवेशकों के लिए जोखिम नहीं बढ़ जाता जो शायद सरकारी सिक्योरिटीज के उतार चढ़ाव को पूरी तरह नहीं समझते? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब आसानी के साथ साथ जागरूकता पर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है। देखिए, सुविधा एक दोधारी तलवार हो सकती है। हालांकि टी बिल्स को सबसे सुरक्षित माना जाता है, फिर भी थोड़ी बहुत ब्याज दर की रिस्क तो होती ही है। उम्मीद यही है कि जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स लोकप्रिय होंगे, इन्हें लेकर फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम भी बढ़ेंगे। फिलहाल यह कदम पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है। और ये जो सभी के लिए सुविधा और पहुंच वाली सोच है, ये सिर्फ हाईटेक निवेश तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बैंकिंग की बिल्कुल बेसिक चीजों में भी दिख रही है। जैसे बैंकों को अब नॉमिनी या कानूनी वारिसों के क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कहा गया है। यह एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी सुधार है। अक्सर देखा गया है कि किसी अपने को खोने के बाद परिवार वालों को बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हाँ, और अलग अलग ब्रांच में अलग अलग नियम होते हैं। बिल्कुल। एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया होने से उन्हें इस मुश्किल समय में कागजी कार्रवाई के बोझ से बहुत राहत मिलेगी। और जब प्रक्रियाएं साफ और एक जैसी होती हैं, तो बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का भरोसा बढ़ता है। ये एआई फ्रेमवर्क के लोग पहले वाले सूत्र से सीधे जुड़ता है। बिल्कुल। इसी तरह केवाईसी नियमों में भी दिव्यांगजनों के लिए संशोधन किया गया है। अब उन्हें बैंकिंग सुविधा से मना नहीं किया जा सकता। और वीडियो केवाईसी जैसी प्रक्रियाएं भी उनके लिए सुलभ बनानी होंगी। हाँ, किसी भी आधार पर भेदभाव को खत्म करना। वही एक मजबूत वित्तीय प्रणाली की निशानी है। ये सब उसी कहानी का हिस्सा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ अमीर या टेक सेवी लोगों के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए होना चाहिए। और ये सुविधा वाली सोच निवेश की दुनिया में भी दिख रही है। सेबी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लगने वाली ट्रांजैक्शन फीस हटा दी है। हाँ। ये सुनने में छोटा लगता है, पर अगर कोई एसआईपी के जरिए लंबे समय तक निवेश कर रहा है तो ये 100-150 रुपए भी जुड़कर एक बड़ी रकम बन जाते हैं, है ना? बिल्कुल। मान लीजिए कोई हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करता है। पहले उसे हर बार 100 रुपए की फीस देनी पड़ती थी, साल का 1200 रुपए। अगर वो 20 साल तक निवेश करता है तो सिर्फ फीस में ही 24,000 रुपए चले जाते हैं। अच्छा। अब ये पैसा भी निवेश में लगेगा और उस पर भी रिटर्न मिलेगा। तो ये निवेशक के लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत है। और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए भी एक राहत है।
वे अब अपनी रेगुलेटरी डिपॉजिट्स के लिए बैंक डिपॉजिट के अलावा लिक्विड म्यूचुअल फंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि वे अपनी पूंजी का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। वो कैसे? देखिए, बैंक डिपॉजिट में पैसा एक तरह से लॉक हो जाता है और उस पर रिटर्न भी कम मिलता है। लिक्विड फंड्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और थोड़ा बेहतर रिटर्न भी दे सकते हैं। तो ये बाजार के प्रोफेशनल्स के लिए काम करने की प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश है। हाँ, कह सकते हैं। तो हमने पॉलिसी की स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी की स्पीड और ग्राहक की सुविधा, इन तीनों पहलुओं को देखा। अब इन सब का कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर पर क्या असर पड़ रहा है? S&P ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड करके BBB कर दिया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक अल्फाबेट का बदलाव नहीं है। रेटिंग अपग्रेड से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। इससे देश और भारतीय कंपनियों के लिए विदेश से कर्ज लेना सस्ता हो सकता है। तो ये एक तरह से वैश्विक मंच पर हमारी आर्थिक नीतियों को मिला एक थम्स अप है। हाँ, बिल्कुल। जब निवेशक देखते हैं कि देश का बैंकिंग रेगुलेटर स्थिर है, इनोवेशन को जिम्मेदारी से अपना रहा है, तो उनका भरोसा बढ़ता है। कुछ और दिलचस्प आंकड़े भी हैं। जुलाई 2025 में एक्सपोर्ट 4.5% और इंपोर्ट 6.1% बढ़ा। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा UPI का है। वो तो हमेशा ही होता है। ट्रांजैक्शंस में साल दर साल 35% की बढ़ोतरी। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। UPI का बढ़ना हमारी डिजिटल क्रांति का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जब आप एक आसान, सस्ती और सुरक्षित टेक्नोलॉजी लोगों को देते हैं, तो वो उसे हाथों हाथ लेते हैं। ये उस स्पीड और एक्सेस वाली कहानी का क्लाइमैक्स है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसी रिपोर्ट कार्ड में एक और नंबर है जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है। पिछले साल 13.7% थी और अब 10% पर आ गई है। हाँ। और ये हमें वापस हमारी चर्चा के शुरुआती बिंदु पर ले आता है, स्थिरता। अच्छा, स्थिरता। क्रेडिट ग्रोथ में ये नरमी शायद उन्हीं स्थिर ब्याज दरों का असर है। RBI ये सुनिश्चित कर रहा है कि ग्रोथ टिकाऊ रहे, बेकाबू ना हो। मतलब अगर लोन बहुत तेजी से बढ़े तो भविष्य में NPA यानी बैड लोन का संकट खड़ा हो सकता है। तो ये मिलीजुली तस्वीर ही उस संतुलन को दिखाती है। UPI में रॉकेट जैसी ग्रोथ है, लेकिन लोन बांटने में एक सोची समझी सावधानी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो सार यही है कि भारतीय बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर एक बहुत ही दिलचस्प दौर से गुजर रहा है। हाँ। एक तरफ RBI पॉलिसी रेट्स को स्थिर रखकर और को लेंडिंग जैसे नियमों को कसकर सिस्टम की नींव मजबूत कर रहा है। सही है। दूसरी तरफ कंटिन्यूअस चेक क्लियरिंग, ऑटो बिडिंग और UPI जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए बैंकिंग को हर किसी के लिए तेज और आसान बना रहा है। हाँ। और इन सबके केंद्र में AI और ग्राहक सुरक्षा को लेकर एक नैतिक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश है।